अस्सलाम वालेकुम। वादी लहूरंग एपिसोड नंबर 4। एक मखसूस जगह पहुंचकर इसने शेर मोहम्मद की पीठ पर तबकी देकर इसे रुकने का इशारा किया। मैं दाएं तरफ से चक्कर काट कर सामने वाली पकड़ पर पीछे से हमला करूंगा। तुम दूसरी पकड़ वालों को निशाने में रखना। इसका जवाब सुने बगैर हुसैन खान ने अल्लाह बेली कहा और तेज़ी से दाएं तरफ रेंग गया। शेर को इल्म था कि अगर वो यहीं रुका तो हुसैन खान के बच निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर वो दाएं पकड़ वाले दोनों डोगरा सिपाहियों को निशाना भी बना लेता तो इसके संभलने या मशीन गन पर काबिज़ होने से पहले ही बाएं पकड़ पर मौजूद सिपाही इसे निशाना बना देते। जैसे ही हुसैन खान सामने वाला मोड़ मुड़ा, शेर कहनियों के बिल तेज़ी से बाएं तरफ घसीटने लगा। इसकी नज़र बाएं पोस्ट पर थी और अंदाजे से वो वहाँ लगी मशीन गन से फायरिंग करते दोनों सिपाहियों की तरफ इस तरह बढ़ रहा था कि इनके ऐन पीछे पहुंचकर अचानक नमूदार होता। इसने ऐसी जगह निशाने के लिए मुंतखब कर ली थी जहां से वो अचानक इन दोनों को मार लेता। शेरू जानता था कि इसे हुसैन खान से पहले अपनी मुंतखब जगह पर पहुंच जाना चाहिए, वरना इसके मारे जाने का ख़तरा मौजूद रहेगा। इसकी कौनियाँ चल रही थीं और खराशों से खून निकलने लगा था, लेकिन वो पहाड़ी के दामन से चुपका अपनी इंतहाई रफ्तार से पकड़ की तरफ रेंग रहा था। मुजाहिदीन की नज़रें इन दोनों पर जमी हुई थी। उन्होंने डोगरा पर पत्थरों की बारिश तेज़ कर दी। इनकी भरपूर कोशिश थी कि दोनों का काम मुकम्मल होने से पहले वो दुश्मन की नज़रों में आने से महफूज रहें। उनकी उम्मीदें इन दोनों से वाबस्ता थी। शेर मोहम्मद की सांस फूल चुकी थी, लेकिन वो अपने मकसद में बहरहाल कामयाब रहा। वो हुसैन खान से पहले अपनी मंजिल तक पहुंच चुका था और अभी वो बामुश्किल पिस्तौल सीधी करके दोनों डोगरा सिपाहियों को निशाने पर ले ही रहा था कि इसे यक्के बाद देगरे 4 फैरों की आवाज़ आई। हुसैन खान ने दोनों डोगरों को पलटने की भी मोहलत नहीं दी थी। फायरिंग की आवाज़ के साथ ही दूसरी पकड़ इस तरह मतवज्जा हुई, लेकिन इसके संभलने से पहले ही शेर मोहम्मद बेहतरीन निशानाबाजी साबित कर चुका था। दोनों पकड़ों के गिरदागिर्द छुपे 6 मुजाहिद नारे मारते हुए इस तरह बढ़े। हुसैन खान ने तमाम एहतियातें बलाए ताक रख कर शेरू का सीने से चिमटा लिया। अगर वो नीचे रह जाता तो आज हुसैन खान की ज़िंदगी का आखिरी दिन होता। 2 मशीन गन हाथ आने से मुजाहिदीन की काया ही पलट गई। डोगरों ने पीछे हट जाना ही बेहतर समझा और वो एक दूसरे को रंगे फायर देते हुए पसपा होने लगे। हैरत पसंदों के लिए इन पर झपट पड़ने का मरहला अभी बहुत दूर था। इनके पास असले की कमी खुलकर हमला करने में हायल थी। मशीन गन की पकड़ों से जो फायर आ रहा था, इससे कुछ फ़ौजी तो मारे गए, लेकिन बाकी होशियार होकर फायरिंग करते पहाड़ों की ओट में पसपा होने लगे। रात ढलने तक मोर्चा अपने अंजाम को पहुंच चुका था। मुजाहिदीन अपने ज़ख्मी साथियों, लाशों और दुश्मनों से छीने हुए असले समेत पहाड़ियों में गायब हो चुके थे। शेरू और शरफू पूंछ की तरफ वापस लौट रहे थे। इस मरतबा भी इनके पास वही हथियार थे। शेरू के पास पिस्तौल और अशरफ खां के पास सिर्फ एक कुल्हाड़ी। पूंछ में मुजाहिदीन के हमदर्दों की गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी थीं। महाराजा के तनख्वाहदार टाउट, जिनमें हिंदू और सिखों से ज़्यादा तादाद बदकिस्मती से इनकदार मुसलमानों की थी, जो महूस चंद टिक्कों और नापायदार ओहदों के हसूल के लिए अपने बेगैरती के हाथों फ़रोख्त हो चुके थे। अगरचे उन्होंने अपनी रवानगी को खुफिया रखा था, लेकिन कुछ बाइद ना था कि मुखबरों ने यह खबर पुलिस या फ़ौजी को पहुंचा दी हो। शहर को आने वाले रास्तों की नाकाबंदी हो चुकी थी और मकामी मुखबरों की मदद से पुलिस ने हर घर के गायब अफराद की फहरिस्त तैयार कर ली थी। इस बात की तहकीक भी कर ली थी कि इनमें कितने अफराद ज़ाती काम के लिए दूसरे शहरों में गए हैं। दोनों दोस्त छुपते छुपाते किसी न किसी तरह अब उस सड़क के नज़दीक पहुंच गए जो घूमकर पहुंच में दाखिल होती थी। शाम का अंधेरा पहाड़ियों को अपने दामन में सपेट रहा था जब अचानक आगे चलता हुआ शरफू ठूंक कर रुक गया। इसने हाथ के इशारे से शेरू को रुकने के लिए कहा, लेकिन अपने फितरी तजस्सुस के हाथों मजबूर शेरू बजाय रुकने के इसके नज़दीक पहुंच चुका था। क्या है? इसने शरफू के कंधे पर से आगे की सिमत झुककर कुछ देखना चाहा। शश। अशरफ खान ने होंठों पर उंगली रखकर इसे खामोश रहने का इशारा किया और इसका हाथ पकड़कर पीछे ले आया। क्या बात है? शेरू ने दबी ज़बान में इसके हाथ से उससे हाथ छुड़ाते हुए पूछा।
आगे फौजी हैं। मैंने अभी सामने दरख्तों की ओर में पोजीशन लेते हुए देखा है। शरफू ने तेज़ सरगोशी की। फौजी की औलाद होना तुम्हें तो बेचारे गिदरे भी फौजी नज़र आते हैं। शेरू ने इसका मजाक उड़ाया। इसने शरफू को वहीं दबके रहने को कहा और ख़ुद बंदर की सी फुर्ती से दरख्त पर चढ़कर सारे सामने का नज़ारा करना चाहा, लेकिन अभी बामुश्किल वो तने पर ज़रा नुमायाँ ही हुआ था कि गोली इसके सर के बालों को छूकर दरख्त के अंदर ठूंस गई। इसके हाथों से तना छूट गया और वो ज़मीन पर गिर पड़ा। चंद मिनट के लिए तो वो बखला कर ही रह गया। इसे होश उस वक्त आया जब पहाड़ियाँ हथियार फेंक दो, सामने आ जाओ की ललकार गूंजने लगी। एक लम्हे के लिए शेरू के सामने माँ की परछाइयाँ लहरीं, जो जाने कितने अरमान दिल में बसाए कवारों से लगी खड़ी थी। फिर उसकी नज़र अपने नौजवान दोस्त शरफू पर पड़ी। चंद लम्हे के लिए इसने कुछ सोचा, फिर एक फ़ैसले पर पहुंचकर मुतमईन रहा। शरफू इसने बड़े मजबूत लहजे में अपने जिगरी यार की मुखातिब किया। तुम वापस दोतान की तरफ लौट जाओ, वहाँ तुम्हें पनाह मिल जाएगी। हालात नॉर्मल होते ही लौट आना, मैं इन्हें रोकता हूँ। इतना कहकर इसने चाहा कि आगे बढ़ जाए, लेकिन शरफू ने इसका बाजू थाम लिया। नहीं शेरू, नहीं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। इसने करीबन शेरू को अपनी तरफ घसीटा। शेर मोहम्मद ने झटका देकर इसे खुद से अलग किया। ताकतवर होना मुझसे, इसलिए अपना हुक्म मुझ पर ठोंस रहे हो। मैट्रिक के तालिबे इल्म ने चाहा कि जज्बाती फ़िज़ा पैदा करके शेरू को इसके इरादे से बाज रखे। शेरू ने एक लम्हे को रुक कर इसकी तरफ देखा। इसके आँखों में गोली चलने की आवाज़ ने दोनों को चौंका दिया। इसने आगे बढ़कर अपने दोस्त के माथे पर बौंसा दिया। अल्लाह बेली कहकर इसकी तरफ देखे बगैर आगे बढ़ गया। अशरफ खां इसके पीछे शेरू ही चिल्लाता रहा और इसका जिगरी यार, इसका बड़ा भाई, इसे एक लंबे अरसे के लिए अकेला छोड़कर चला गया और वो बेबसी से हाथ मिलाता ही रह गया। इसे एक साथ कई राइफलें फायर होने की आवाज़ सुनाई थी। फिर यक्के बाद देख रहे इसने 4-5 फायर पिस्तौल के भी सुने। बादिल नाखास्मा वो अपने दोस्त से अलग होकर पलटने लगा। शेरू जानता था कि अगर वो यहीं रुका तो इसका दोस्त कभी अकेला वापस नहीं जाएगा। इसने टेकड़ियों की आड़ में कुछ डोगरा फौजियों को इसकी सिमत एडवांस करते देख लिया था। उन लोगों के पास राइफलें थी और तादाद में वो 40-50 से कम ना थे। वो समझ गया कि मुकाबला फजूल है। जल्द से जल्द वो लोग इसे घेर कर पकड़ लेंगे या मार डालेंगे। वो इस पिस्तौल से इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, लेकिन एक काम वो ज़रूर कर सकता है, किसी न किसी तरह इन लोगों को आध घंटा उलझाए रखे। इस तरह इसके दोस्त को हिफाजत निकल जाने का मौका मैसर आ जाता। इसे इल्म था कि यहाँ से सिर्फ 4 मील दूर हरियत पसंद जंगल में छुपे हुए हैं और अगर किसी तरह इसका दोस्त वहाँ तक पहुँच गया तो वो महफूज हो सकता है। इसी ख्याल के पेश नज़र इसने अंदाजे से सामने की सिमत 4 फायर वक्फे पर कर दिए। इसका फ़ायदा शरफू को फ़ौरन पहुँचा। डोगरों के तो वहम व गुमान में भी ये बात ना थी ये लोग मुसल्लह होंगे। इनकी इतलात के मुताबिक तो पूरे पहुँच शहर में एक भी मुजाहिद के पास राइफ़ल या पिस्तौल नहीं था। जब सामने से गोलियां आईं तो वो रुकने पर मजबूर हो गए। उन्हें एहसास था कि पहाड़ियों का फ़ायदा दोनों फरीकों को यकसा हासिल है। शेरू के आड़ में होने की वजह से जब तक वो इसे घेर कर गिरफ़्तार करते वो इनके 2-3 साथियों को चाट जाता। मेजर राम सिंह ने बड़ी सख्ती से इन्हें हिदायत की थी वो तकरीबकार को ज़िंदा गिरफ़्तार करके इसके सामने पेश करें। मेजर राम सिंह को महाराजा ने ख़ास तौर पर इस इलाके में ताज़ातम फ़ौज और बेशुमार असलह के साथ सिंधुओं की सरकोबी को भेजा था। मकामी गद्दारों का एक टोला घर की बेटियों की शक्ल में पहले ही से यहाँ मौजूद था, जो सरकारी हकाम को खबरें पहुँचा रहा था। इन लोगों की वजह से इनका काम खासा आसान हो गया था, वरना हैरत पसंदों का मकामी निज़ाम जासूसी इतना भरपूर और मुकम्मल था कि इनमें से किसी को गिरफ़्तार करना महाराजा के तनख्वाहदार सिपाहियों के लिए किसी तरह भी मुमकिन नहीं था। शेर मोहम्मद के पास
بمشکل 25-30 راؤنڈ باقی بچے تھے جو اس نے پوزیشن بدل کر اس طرح فائر کیے کہ دشمن تعداد کے دھوکے کا شکار ہو گئے۔ وہ کبھی باقاعدہ فوجی تو نہیں رہا تھا، لیکن حوالدار کی محض چند ماہ کی جان دھوڑ محنت نے اس میں ایک گوریلے کی سی چستی، چالاکی اور دلیری پیدا کر دی۔ اس کا نشانہ بچپن ہی سے بڑا سچا تھا۔ اپنے دوست کے ساتھ شرط بندھ کر وہ ان کے بتائے ہوئے سیب پر اپنی غلیظ سے نشانہ لگایا کرتا تھا۔ درختوں پر بندروں کی طرح چڑھنا اترنا، پہاڑیوں کی چڑھائیاں اترائیاں اور ندی نالوں کو تیر کر عبور کرنا اس کے پسندیدہ مشاغل میں سے تھا۔ شاید اس لیے وہ کبھی بند کر نہ بیٹھ سکا اور 8 جماعتیں بھی ماں کی ضد پیش نظر ہی پڑی تھیں۔ آج اپنی یاری کی لاج پھانسنے کے لیے وہ اپنے سارے ہی جوہر آزمانے پر تلا ہوا تھا۔ پونے گھنٹے تک اس نے فوجی کے اس گروپ کو چکرا کے رکھ دیا۔ بالآخر ایک کر کے راؤنڈز بھی ختم ہونے لگے۔ اس دوران میں فوجیوں کو بھی اس کے اکیلے ہونے کا احساس ہو گیا تھا اور اب وہ خود پر لعنت ملامت کرتے اس کے گرد اپنا گھیرا تنگ کر رہے تھے۔ شیر محمد نے آخری مرتبہ بڑی حسرت سے پستول کی طرف دیکھا جو اس نے چند ماہ پہلے ایک قبائلی سے خریدا تھا جو اس علاقے میں سیبوں کی خرید و فروخت کے لیے آیا تھا۔ اس نے کافی تعداد میں پستول کے راؤنڈز اسے دیے تھے۔ کوئی غیبی طاقت اسے پچھلے 2-3 سال سے یہ بات بتا رہی تھی کہ ایک روز اسے اسلحہ لے کر ان پہاڑیوں کی آزادی کے لیے ان کے دامن میں پناہ لینی پڑے گی، اور آج وہ بڑی حسرت سے اپنے خالی پستول کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ جیتے جی اپنا اسلحہ دشمن کے حوالے کرنے پر تیار نہیں تھا۔ اس نے بڑے دکھی دل سے پستول کو چوما اور اپنے دائیں سمت ڈھلان سے نیچے پھینک دیا۔ سینکڑوں فٹ گہرائی پر بہنے والی ندی کے پرشعور اور تیز رفتاری پانی میں اس کے گرنے کا نظارہ کرنے کی تاب بھی اس میں نہ تھی۔ اس نے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا اور تن با تقدیر ہو کر بیٹھ رہا۔ اکا دکا گولیاں ابھی تک فائر ہو رہی تھیں۔ ابھی بمشکل 3-4 منٹ ہی گزرے تھے کہ اس کے عقب سے ہینڈز اپ کی آواز گونجی۔ پیچھے گھوم کر دیکھنے سے پہلے اس کی نظر ان ڈوگرا سپاہیوں پر پڑ گئی جو سامنے والی پہاڑیوں کی اوٹ سے اچانک نکل کر ان کے سامنے آ گئیں۔ وہ سب رائفلیں تانے اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ آگے پیچھے اور دائیں بائیں چاروں اطراف ڈوگرا فوجیوں کی لہو رنگ آنکھیں اسے گھور رہی تھیں۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لیے تھے۔